तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आई एक तमिल क्राइम फिल्म बकासुरन के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक प्रोफेसर दिखाया जाता है जो कि अपने साथ एक फीमेल स्टूडेंट को लाया होता है सुनसान जंगल में। वहीं पे एक पुरानी फैक्ट्री होती है जिसके अंदर वो उसे लेकर जाता है और वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो उस लड़की को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और जब वो लड़की ऐसा करने के लिए जाती है तो बाहर से उन्हें कुछ आवाज आती है जिससे उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई देख रहा है। इधर बाहर हम भीमा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बाहर से उन्हें देख रहा था और जब प्रोफेसर बाहर जाता है देखने के लिए तो भीमा अंदर आ जाता है और उससे कहता है कि वो कोडालुरु गांव से है। उस गांव का नाम सुनकर वो प्रोफेसर बहुत ही घबरा जाता है, मानो कि उस गांव को वो पहले से जानता हो। प्रोफेसर तुरंत वहां से एक सिल्ली उठाता है और उसे उस पर वार करता है, लेकिन भीमा को इससे कोई असर नहीं होता और वो प्रोफेसर को बुरी तरह पीटने लगता है। वो उस लड़की से कहता है कि अब वो यहाँ से जा सकती है और उसके बाद वो प्रोफेसर को बुरी तरह घसीट के अपने साथ ले जाता है और एक पत्थर से वो उसके सर पे वार करता है और उसके बाद वो उसकी टांगे ही चीर देता है जिससे उसका प्राइवेट पार्ट नष्ट हो जाता है और उस प्रोफेसर की वहीं पे मौत हो जाती है। अब दोस्तों ये भीमा कौन था और ये ऐसा क्यों कर रहा था ये आपको आगे पता चलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भीमा मंदिर में जाता है और वहाँ पे देवता की पूजा करने लगता है। अगले दिन हमें अरुल नाम का एक यूट्यूबर दिखाया जाता है जो कि फॉर्मर मेजर था और अब उसका यूट्यूब चैनल था जहाँ वो केस सॉल्व किया करता था। एक इंस्पेक्टर उसे अपने केस सॉल्व करने के लिए अपने पास बुलाती है और जब वो क्राइम सीन पे जाता है तो वो एक चुटकी में ही उस केस को सॉल्व कर देता है, जिससे इंस्पेक्टर काफी प्रभावित होती है और उससे कहती है कि अब आगे इस केस को वो संभाल लेंगे और उसकी मदद के लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे हम ये जान पाते हैं कि अरुल बहुत ही ज्यादा शातिर है और वो कातिल का पता लगाने में बहुत ज्यादा हुनरबाज है। इधर भीमा जब मंदिर में होता है तो एक माँ अपनी बेटी के साथ मंदिर में आती है जहाँ वो एक पुजारी से कहती है कि आज अमावस की रात है, इसीलिए वो उनके घर आ जाए ताकि वो उसे भोजन करा सके। भीमा जब ये सुनता है तो वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि आखिर वो लोग उसे क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो लेडी उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो हर अमावस पे किसी न किसी को भोजन कराते हैं, तो अगली अमावस पे वो उसे जरूर भोजन कराएंगे। अब दोस्तों भीमा का इस लेडी से मिलने का एक प्लान था। दोस्तों हम यहाँ पे देख पाते हैं कि भीमा जानबूझ के उस लेडी से बात कर रहा था क्योंकि वो कुछ प्लान करके आया था और वो क्या था वो आपको आगे पता चलेगा। इधर अरुल जब अपनी वीडियो शूट कर रहा होता है तो उसे उसके घर से कॉल आता है जहाँ उसका बड़ा भाई उसे कॉल करके बताता है कि उसकी बड़ी बेटी मारी गई है। ये सुनकर अरुल बहुत ही घबरा जाता है और अपने पार्टनर के साथ वहां पर जाता है जहाँ उसका पिता जब उसे देखता है तो वो रोने लगता है। अरुल जब अंदर जाता है तो उसे अपनी भतीजी की लाश नजर आती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि वो उसकी बहुत ही प्यारी भतीजी थी। उसकी भतीजी ने पंखे पे फंदा लगाकर खुद को मार लिया था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था ये अभी मिस्ट्री ही थी। पुलिस उसके पिता से पूछती है कि आखिर उसे किस पे शक है, तो उसका पिता रोते हुए बताता है कि उसे किसी पे शक नहीं है, वो अपनी बेटी की हाल ही में शादी कराने वाले थे और शायद इसी बात की वजह से उसने अपने आप को मार डाला। रात को हम भीमा को देखते हैं जो कि एक प्रोग्राम में आया होता है और वहाँ पे नागराजन नाम का आदमी भाषण दे रहा होता है। भीमा उसके पीए के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे कोई काम चाहिए, तो उसका पीए उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो मालिक से बात करके उसे कोई ना कोई काम दिला देगा। अगले दिन अरुल से मिलने उसके बड़े भाई आते हैं जो कि उससे कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन उसका फोन उनके पास है जो कि खुल ही नहीं रहा है। वो अरुल से कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बेटी की मौत हो गई है क्योंकि कल ही उसने उनके साथ बात करी थी। अरुल अपने भाई को समझाता है और उनसे कहता है कि वो हिम्मत रखें। उनके जाने के बाद वो अपने साथी से कहता है कि वो इस फोन को अनलॉक करे और जब वो उसे अनलॉक करता है तो अरुल व्हाट्सएप खोलता है जहाँ भी उसे राम्या के फोन में एक आदमी का वॉइस नोट मिलता है जो कि राम्या को धमका रहा था और कह रहा था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसकी सारी वीडियोस को वायरल कर देगा। ये सुन के अरुल समझ जाता है कि आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है और इसी धमकी की वजह से शायद राम्या ने अपने आप को मार डाला होगा। अब वो इस केस के पीछे लग जाता है ताकि वो इसकी तहकीकात कर सके और जान सके कि आखिर उसकी भतीजी ने आत्महत्या क्यों की। इधर भीमा मछली मार्केट में जाता है जहाँ वो एक लेडी का पीछा कर रहा होता है और जब वो उस लेडी को देख रहा होता है तो वो लेडी उसे देख लेती है और उसे कहती है कि आखिर वो इसे ऐसी गंदी नजरों से क्यों घूर रहा है। तभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और भीमा से पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो भीमा उन्हें बताता है कि ये लेडी उसे कोई और लगी, इसीलिए वो इसके पास आया उससे बात करने के लिए। इधर अरुल कमिश्नर से मिलता है और उसे सारी बात बताता है कि उसकी भतीजी को किसी ने धमकी दी थी, तो कमिश्नर उससे कहता है कि यानी ये केस और भी ज्यादा संगीन हो रहा है। अरुल उससे इजाजत मांगता है इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो कमिश्नर राजी हो जाता है और उससे कहता है लेकिन वो सतर्क रहे क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। अरुल उसे ये भी बताता है कि उसकी भतीजी एस्कॉर्ट बिजनेस में चली गई थी जहाँ पे अपना जिस्म बेच के पैसे कमाया करती थी। उसके बाद अरुल एक आदमी से पूछताछ करने के लिए जाता है जिसने ऑनलाइन उसकी भतीजी को बुक करा हुआ था। वो आदमी पहले तो उन्हें
इनकार करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आरुल उसे धमकी देता है कि अगर वो सच नहीं बताएगा तो वो उसकी बीवी को सारी बातें बता देगा। वो आदमी उससे कहता है कि उसने उस दिन उस लड़की को बुक किया था, लेकिन वो वहां पर नहीं आ पाई थी, जिसकी वजह से वो दूसरी लड़की के साथ गया था। वो कहता है कि यहाँ पे ये रैकेट चल रहा है, जहाँ पे वो किसी को कॉल करता है लड़की बुक करने के लिए और लड़की बुक हो जाती है। ये सुन के आरुल उससे कहता है कि वो उस बंदे का नंबर उसे दे ताकि वो जहाँ पे जा सके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। इधर भीमा नागराजन के पीए के पास जाता है उससे काम मांगने के लिए। तो उसका पीए उससे कहता है कि वो मालिक से बात करना ही भूल गया था, लेकिन अगली बार जब वो मालिक के पास जाएगा तो वो उनसे जरूर उसकी नौकरी के बारे में बात करेगा, लेकिन तब तक वो उसके घर में ही काम करे और उसकी बीवी का हाथ बटाए। ये सुन के भीमा उसकी बीवी का हाथ बटाने लग जाता है और जब वो आंगन में साफ सफाई कर रहा होता है तो पीए की बेटी को देखता है जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, मानो कि उसे कोई धमकी दे रहा हो। वो तुरंत पीए के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है और उससे कहता है कि उसकी बेटी को फोन पे कोई धमका रहा था। ये सुन के उसका पीए अपनी बेटी के पास जाता है और उससे कहता है कि आखिर क्या बात है। तो उसकी बेटी उसे बताती है कि उसके ऑफिस में एक लड़का है जो कि हमेशा उसे छेड़ता है और उसने उसकी एक वीडियो भी बना रखी है और उससे वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुन के पीए अपने लड़की पे हाथ उठाने के लिए जाता है, लेकिन भीमा उसका हाथ रोक देता है और उससे कहता है कि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, उसे उस लड़के को ही सुधारना होगा, तो उसके पास एक प्लान है। इधर अरुण अपने साथी और इंस्पेक्टर के साथ एक दुकान के बाहर आता है और उसी दुकान से वो रैकेट चलाया जाता था। अरुण अपने साथी के शरीर पे माइक लगा देता है और उसके बाद उसे अंदर भेजता है और वो एक साड़ी की दुकान होती है जहाँ पे एक दलाल था जो कि उससे कहता है कि उसके पास कई सारी लड़कियां हैं। वो उसे अंदर ले जाता है जहाँ पे ढेर सारी लड़कियां मौजूद होती हैं और वो उनमें से एक लड़की को चूज करने के लिए कहता है। अरुण का साथी एक लड़की को चूज कर लेता है तो वो उन दोनों को एक रूम में भेज देता है जहाँ अरुण के साथी ने सबूत के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। जब वो लड़की वहां पर आती है तो वो उसे तुरंत वहां से भगा देता है और उसके बाद अरुण और इंस्पेक्टर उस साड़ी की दुकान पे छापा मार देते हैं, जिससे वो सारी लड़कियों और उसके मालिक को गिरफ्तार कर लेते हैं। इधर पीए की बेटी उस लड़के को कॉल करके अपने पास बुलाती है और जब वो वहां पर आता है तो पीए और भीमा वहां पर आके उसे बुरी तरह पीटते हैं। भीमा उससे कहता है कि वो उस लड़की को परेशान करना बंद करे वरना उसके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। तो लड़का बहुत ही डर जाता है और उनसे माफी मांगता है और उनसे कहता है कि वो उसको डिलीट कर देगा। उसके जाने के बाद पीए भीमा से हाथ जोड़ता है और उससे कहता है कि उसकी वजह से उसकी बेटी बच गई। उसे शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि वो अपने मालिक से अब तो पक्की बात करेगा उसकी जॉब के लिए। इधर अरुण पकड़ी हुई लड़कियों से बातें करता है और लड़कियां उसे बताती हैं कि वो अपनी मर्जी से ये धंधा करती हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हैं और इसीलिए उन्हें धंधा करना पड़ता है चंद पैसे कमाने के लिए। उसके बाद अरुण उस बंदे से सवाल जवाब करता है जहां बंदा उसे बताता है कि वो उसकी भतीजी को अच्छी तरह जानता था और उसने कई बार उसे धंधा करते हुए भी देखा है। उसके बाद अरुण उसे उस बंदे का वॉइस नोट सुनाता है तो बंदा उससे कहता है कि उसने आवाज पहली बार सुनी है और वो नहीं जानता कि ये कौन है। उसे ये भी बताता है कि श्वेता नाम की लड़की उसे इस धंधे में लेकर आई थी और वो उस लड़की को जानता है और वो तभी मिलने आएगी जब वो उसे बुक करेगा। ये सुन के अरुण उसे बुक कर देता है और वो दोनों उससे मिलने के लिए जाते हैं। इधर भीमा उस लेडी के घर के बाहर जाता है जिससे वो मछली मार्केट में मिला था। जब वो लेडी उसे वहां पे देखती है तो वो उसे वहां से भगाना चाहती है तो भीमा उससे कहता है कि उसके पास ढेर सारे पैसे हैं और उसे एक लड़की चाहिए मजे के लिए। वो लेडी उससे कहती है कि वो तुरंत यहाँ से चला जाए क्योंकि वो ये सब काम बिल्कुल नहीं करती, लेकिन भीमा ये अच्छी तरह जानता था कि वो हॉस्टल की वार्डन है और उसकी निगरानी में लड़कियों के साथ ऐसे काम किए जाते हैं और वही लड़कियों को इन कामों में ढकेलती है, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। रात को भीमा जब मंदिर में बैठा होता है तो वो लेडी अपनी बेटी के साथ उससे मिलने आती है और उससे कहती है कि कल अमावस की रात है तो वो उनके घर पे आके भोजन खाए। भीमा ये सुनकर खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। इधर अरुण उस बंदे के साथ उस लड़की से मिलने के लिए गया होता है जहाँ वो लड़की उसे सारी बात बता देती है। वो उससे कहती है कि वो रम्या को जानती थी और वो हमेशा कॉलेज के पास जेरोक्स कॉपी कराने के लिए जाया करती थी जहाँ एक लड़का काम करता था और उसे उससे प्यार हो गया था। उन दोनों की भी नजदीकियां बढ़ गई थी और वो दोनों हमेशा फोन पे बात किया करते थे। एक दिन उस लड़के ने उसे बुलाया और उसे कन्विंस किया कि वो ऑनलाइन अपने जिस्म को दिखाए ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और उसके बाद वो लोग शादी कर लेते। लेकिन रम्या बहुत ही शरीफ लड़की थी जो कि ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके बहुत मनाने पे वो राजी हो गई ये सब करने के लिए और उस लड़के ने उसे मास्क पहना के उसकी वीडियो बना ली और उसके बाद उसने ऑनलाइन उसकी वीडियो डाल दी और वहीं से उसकी बुकिंग शुरू होने लगी। रम्या की शादी होने वाली थी तो उसने कहा कि वो ये धंधा छोड़ देगी, लेकिन उन लोगों ने उससे कहा कि वो उसकी वीडियो वायरल कर देंगे, इसलिए रम्या के पास कोई चारा नहीं बचा और उसने अपने आप को ही मार डाला। ये सुन के अरुण बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो उसे वो वॉइस नोट सुनाता है उस बंदे की जिसने रम्या को धमकी दी थी। वो लड़की उस आवाज को सुन के पहचान जाती है कि आखिर वो कौन है। वो उसे बताती है कि इस आदमी का नाम कुरुविला है और वो यहाँ का सबसे बड़ा दलाल है क्योंकि इस धंधे में बहुत सालों से है और वही लड़कियों को फंसाता है। उसे साइड में बैठा आदमी उससे कहता है कि इसी को वो सारे पैसे जाते हैं, लेकिन अभी ड्यू डेट में टाइम है तो उसने अभी पेमेंट नहीं करी है। तो वो उसे बताता है कि लड़कियों का कुछ कमीशन उसके पास जाता है। इधर अगले दिन भीमा उस लेडी के घर में जाता है और वहां पे वो उसे खाना खिलाती
है। तभी उस लेडी का पति वहाँ पर आता है जो कि एक चौकीदार था, और वो भीमा को देखकर अपनी वाइफ से कहता है कि आखिर वो ये सब ड्रामे क्यों करती है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि गरीबों को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद वो गार्ड उससे पूछता है कि वो कहाँ से आया है, तो भीमा उसे अपने गाँव का नाम बताता है। उस गांव का नाम सुन के वो गार्ड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि भीमा उसके घर में क्यों आया है। वो भीमा को तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है, तो भीमा दरवाजा बंद कर लेता है और वो उसकी बीवी और बेटी को कुछ बता देता है, जिससे वो घर में ही रहती हैं। और उसके बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है, जहाँ पे वो उस गार्ड को बुरी तरह पीटता है और एक लकड़ी से उसके छाती पे मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसके गले में पहनी हुई चेन को ले लेता है और वहां से चला जाता है। और दोस्तों भीमा यहाँ पे ये सारी प्लानिंग करके आया था कि उसे कब क्या करना है और किस किस की जान लेनी है। ये उन लोगों ने इसके साथ कुछ गलत किया था जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब आरुल और बंदा उस बंदे का पीछा करने लगते हैं जो कि वसूली लेने आया था, और सबसे वसूल के वो अपने मेन ऑफिस में चला जाता है, जिससे आरुल समझ जाता है कि यहीं से सब कुछ मैनेज किया जाता है। वो अपने साथी को ऊपर भेज के उनके वाईफाई का कनेक्शन कटवा देता है। इधर भीमा हॉस्टल में जाता है उस हॉस्टल वार्डन से मिलने के लिए, और जब वो उसे वहां पर देखती है तो उससे पूछती है कि आखिर वो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। भीमा उससे कहता है कि वो उसके धंधे के बारे में सब कुछ जानता है, तो भोले ना बने और उसे एक लड़की दे दे। वो अपने साथ 20,000 रुपए भी लाया हुआ है। ये सुन के वो लेडी राजी हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर उसकी क्या डिमांड है। तो वो उससे कहता है कि उसे एक जवान लड़की चाहिए। वो उससे पैसे ले लेती है और उससे कहती है कि वो शाम को उसके घर पे मिले। इधर आरुल और उसका साथी वाईफाई रिपेयर वाले बन के उस ऑफिस में घुस जाते हैं, और वहां पे आरुल डेस्कटॉप में जब देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां पे करीब 700 लड़कियों की डील होती है। तो उसे वहां पे करीब 700 लड़कियों की वीडियोस और फोटोज मिलती हैं, जिनके साथ वो लोग यहाँ पे ये ट्रैफिकिंग कर रहे थे। ये देखकर वो वहाँ का मदरबोर्ड चुरा के वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ का मालिक आ जाता है जो कि उसे पकड़ लेता है। तो अरुल उन सबको बुरी तरह पीटता है और उन सबको अरेस्ट करवा देता है। दोस्तों वहाँ का मालिक वही बंदा होता है जो कि वहाँ का सबसे बड़ा दलाल था, और वही सारी लड़कियों को यहाँ पे मैनेज करता था। शाम को भीमा उस लेडी के घर जाता है उससे मिलने के लिए, और वो लेडी अपने साथ एक जवान लड़की को लाई होती है। वो उससे कहती है कि वो इसे रूम में ले जाए और जो करना चाहता है करे। तो भीमा उस लड़की को रूम के अंदर लेकर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो लड़की भागी हुई आती है और वो लेडी उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कि वो आदमी बहुत ही गंदी डिमांड कर रहा है। ये सुन के वो वार्डन अंदर जाती है और भीमा उससे कहता है कि वो इस लड़की को भेज दे, उसी जगह वो उसके साथ रूम में आए। तो लेडी उस लड़की को भेज देती है और खुद रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद हम भीमा को देखते हैं जो कि दरवाजे से बाहर निकलता है, और वो उस लड़की से कहता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए और वो इन सब धंधे में ना पड़े और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। ये कह के वो उसे वहां से भेज देता है और उसके बाद अंदर जाता है। वो मैडम उससे कहती है कि आखिर वो कौन है और उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो भीमा उससे कहता है कि अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। वो अपना एक चाकू निकालता है और उसका गला काट के उसे मार डालता है। अगले दिन आरुल कमिश्नर से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसके पास ढेर सारी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन है और ये सबूत है कि यहाँ पे क्या धंधा होता है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि एविडेंस के लिए वो इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। कमिश्नर उससे कहता है कि वो अपनी भतीजी की वीडियो उसे सौंप दे और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन चालू करेगा। ये सुन के आरुल समझ जाता है कि कमिश्नर उन लोगों से मिला हुआ है और वो उससे कहता है कि वो समझ गया कि आखिर उसने उस लेडी इंस्पेक्टर का ट्रांसफर क्यों करवाया है, क्योंकि वो उसका इस केस में साथ दे रही थी। उसके बाद वो अपने भाई के घर पे जाता है और अपने भैया और भाभी को रम्या की सारी करतूत के बारे में बताता है। उन्हें वो वीडियो भी दिखाता है और उनसे कहता है कि उन्हें सबूत के लिए ये देना होगा और इसके लिए उसे उनकी कंसेंट की जरूरत है। लेकिन दोस्तों भला कौन माँ बाप चाहेगा कि उसकी बेटी की गंदी वीडियो किसी के पास जाए, इसीलिए वो दोनों से इनकार कर देते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपनी बेटी को बेइज्जत नहीं कर सकते। इधर भीमा उस पीए के पास जाता है जहाँ उसकी बेटी उसका शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए, और पीए उससे कहता है कि उसने मालिक से बात कर ली है और उसको उनकी कोठी पे एक गार्डनर की नौकरी मिल गई है, तो तुरंत वहां पे चला जाए और काम शुरू करे। इधर आरुल अपने साथी से कहता है कि उसके भैया और भाभी की बात भी ठीक है, भला कौन माँ बाप चाहेगा अपनी बेटी को बेइज्जत करना। उसका साथी उससे पूछता है कि अब वो लोग क्या करेंगे, तो वो उससे कहता है कि उनकी तरह ही ऐसा कोई ना कोई प्रताड़ित जरूर होगा जिसकी बेटी उन लोगों के स्कैम में फंसी होगी और वो जरूर इंसाफ मांग रहा होगा। उन्हें ऐसे ही किसी पेरेंट को ढूंढना है और उससे सबूत इकट्ठे करने हैं ताकि जो क्रिमिनल्स हैं वो जेल के सलाखों के पीछे जा सके। जब उन 700 लड़कियों का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो उनमें से उन्हें पता चलता है कि एक लड़की मारी गई थी जिसने भी रम्या की तरह ही आत्महत्या करी थी। उसमें उसके पिता की फोटो भी थी जो कि कोई और नहीं बल्कि भीमा ही था, और दोस्तों इसीलिए वो अपनी बेटी की मौत का सबसे बदला ले रहा था। अगले दिन अरुल भीमा के गांव में जाता है और वहां पे एक लड़के से मिलता है जो कि उसे भीमा के घर लेकर आता है और उससे कहता है कि भीमा तो बहुत दिनों से मंदिर में रहता है, लेकिन उसके पिता यहीं पर रहते हैं तो वो उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अरुल जब भीमा के पिता से मिलता है तो वो उन्हें बताता है कि जो उनकी पोती के साथ हुआ था वही उसकी भतीजी के साथ हुआ है और ये बाकी लड़कियों के साथ ना हो, इसीलिए वो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है। ये सुन के दादाजी उसे सारी बातें बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उसे
कहते हैं कि भीमा वो और उसकी पोती यहाँ पे अच्छे से रहा करते थे। और भीमा एक एक्टर है जो कि गाँव में भीम का रोल किया करता था। उसकी पोती बहुत ही अच्छे नंबर से 12th पास हो गई थी और उसके बाद उन लोगों ने उसकी सेलिब्रेशन भी करी थी। और पढ़ाई के बाद भीमा अपनी बेटी की शादी की बात करने लगा था, लेकिन उसकी बेटी का और भी आगे पढ़ने का मन था। इसीलिए उसने भीमा से कहा कि वो अब कॉलेज में जाएगी पढ़ाई करने के लिए। उसकी ये बात सुन के भीमा राजी हो गया और उसे आई की पढ़ाई करने दी और उसका एडमिशन एक बहुत ही माने जाने कॉलेज में हो गया। भीमा रात दिन मेहनत करके उसे कॉलेज की फीस दिया करता था। लेकिन एक दिन उसकी पोती से मिलने एक लड़का आया जो कि उसका दोस्त था। भीमा जब उस लड़के से मिला तो वो लड़का उसे काफी अच्छा लगा, लेकिन वहीं उसने देखा कि वो लड़का उसकी बेटी से काफी ज्यादा करीब हो रहा है। इसीलिए उसके जाने के बाद उसने अपनी बेटी को समझाया कि वो कोई गलत काम ना करे। तो उसकी बेटी ने कहा कि वो उसकी बेटी है और वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकती। एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ और रात को उसकी पोती रोते हुए कॉलेज से घर आ गई। और जब उसने उससे पूछा तो उसने कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने तुरंत भीमा को कॉल किया और जब भीमा वहां पे आया तो उसने पूछा अपनी बेटी से कि क्या बात है। तो उसकी बेटी ने उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और उसके बाद उन दोनों के बीच किस भी हो गई थी और जिस हॉस्टल में वो रुकी हुई थी वो वहीं पे हुआ था। इसीलिए वहां के गार्ड ने उनकी वीडियो बना ली थी। दोस्तों वही हॉस्टल था जहाँ की वार्डन वो लेडी थी और यहाँ का गार्ड कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसको भीमा ने मार डाला था। उस गार्ड ने उसकी बेटी को वो वीडियो दिखाई और उससे कहा कि वो उसको सोने की चेन दे दे। तो उसकी बेटी ने ना चाहते हुए भी उसे वो सोने की चेन दे दी। उसके बाद उस गार्ड ने उस वार्डन को वो वीडियो दिखा दी और उस वार्डन ने जब उसकी बेटी को अपने पास बुलाया तो उससे कहा कि अगर उसे यही काम करना है तो वो उसे धंधा करवाएगी। उसने उसे एक प्रोफेसर से मिलवाया जिसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। और दोस्तों ये वही प्रोफेसर था जो कि स्टार्टिंग में मारा गया था। भीमा की बेटी बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो रोते हुए घर आई थी। और भीमा को जब ये बात पता चली तो उसने कहा कि बेटी चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करीब 2 महीने तक वो कॉलेज नहीं गई और उसने छुट्टी ले ली, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी पढ़ाई ऐसे नहीं छोड़ सकती। इसीलिए उसने अपने पिता से कहा कि वो एग्जाम देने जाएगी और हॉल टिकट लेने के लिए भीमा ने उससे कहा कि वो उसके साथ चलेगा। जब वो दोनों हॉल टिकट लेकर वापस आए तो कुछ दिन बाद भीमा ने देखा कि उसकी बेटी ने जहर खा के आत्महत्या कर ली है और इसीलिए वो टूट गया और इसका रीजन क्या था उसे कुछ नहीं पता था। उसके बाद वो सभी पुलिस के पास गए उनसे मदद मांगने के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने भी इस केस को लेने से मना कर दिया। उन लोगों ने एक वकील भी रखा लेकिन तब भी कोई बात नहीं बनी। आरुली कहानी सुन के रोने लगता है और उससे कहता है कि वो उनकी बेटी को इंसाफ जरूर दिलाएगा। इधर हम भीमा को देखते हैं जो कि नागराज के घर पहुंच चुका था और वहां पे वो माली की नौकरी करने लगा था। अगले दिन आरुल उस वकील के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर इस केस में क्या गड़बड़ी आई थी। वकील उससे कहता है कि जो भी गुनहगार हैं वो तो मारे जा चुके हैं। और सुन के आरुल हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो कैसे मारे गए। वो इंस्पेक्टर के पास जाता है तो इंस्पेक्टर उन तीनों की तस्वीर दिखाता है और उससे कहता है कि इन तीनों को अलग अलग तरीके से मारा गया है, मानो कि कोई इनसे बदला लेना चाहता हो। आरुल ये देखकर समझ जाता है कि ये जरूर भीमा का ही काम है, इसीलिए उसे लगता है कि शायद अब अगला नंबर उस लड़के का होगा जिसने उसकी बेटी को हॉस्टल में किस किया था। अगले दिन वो उस लड़के से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि उसकी जान खतरे में है तो वो अपने आप को बचाए। वो लड़का उससे कहता है कि वो सारे मर्डर भीमा ही कर रहा है, लेकिन उसने उसकी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था और उसे नहीं पता था कि उसकी एक गलती की वजह से उसकी बेटी मारी जाएगी। वो उसे बताता है कि दिव्या ने आत्महत्या करने से पहले उसे सारी बात बता दी थी और सच सुन के उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहता है कि जिस दिन वो हॉल टिकट लेने के लिए गई थी तो काउंटर पर जो खड़े थे उसने कहा था कि वो लीव को रिजेक्ट करके आए तभी वो उसे हॉल टिकट दे पाएगा। उसको रिजेक्ट कराने के लिए वो नागराज के पास गई जो कि उस कॉलेज का मालिक है। नागराज ने उससे कहा कि अगर उसे हॉल टिकट चाहिए तो उसे उसके साथ सोना होगा, नहीं तो वो उसकी वीडियो को वायरल कर देगा और उसकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। ये सुन के भीमा की बेटी समझ गई कि वो सभी मिले हुए हैं और ना चाहते हुए भी उसको उसके साथ सोना पड़ा, लेकिन उसने एक चालाकी करी कि वहां पे नागराज की वीडियो बना ली और वो वीडियो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी भेजी थी। यानी दोस्तों यही रीजन था जिसकी वजह से उसने आत्महत्या करी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टूट गई थी और वो अब जीना नहीं चाहती थी। अरुली सुन के उससे कहता है कि अब उन्हें इंसाफ दिला के ही रहना होगा और वो उससे वो वीडियो मांगता है तो बंदा उसे वीडियो भेज देता है। उसके बाद लड़का उसे बताता है कि वो हिम्मत करके उसके पिता के पास गया था और उसने भीमा को सारी बात बता दी थी और उससे माफी भी मांगी थी, इसलिए भीमा बदला ले रहा है और सबको मार रहा है। और अगला नंबर अब नागराज का है। अरुल चौकीदार की बीवी के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर भीमा को उसने उसे मारने क्यों दिया। तो वो उसे बताती है कि उसका पति एक बहुत ही गंदा इंसान था जो कि उनकी ही बेटी को गंदी नजरों से देखता था, इसीलिए उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया और उसने भीमा को उसे मारने दिया। अगले दिन अरुल अपने ऑफिस में आता है और वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करता है जहाँ पे वो नागराज की वीडियो वायरल कर देता है और सबको बताता है कि ये एक दरिंदा है जो कि लड़कियों से ये धंधा करवाता है। वो वीडियो चंद ही घंटों में बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, जिससे नागराज के कॉलेज के बंदे प्रोटेस्ट करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि वो ये कॉलेज को बंद कर दे। नागराज अपने लिए एक बहुत बड़ा वकील रखता है और उससे कहता है कि वो उसे बचाए और उसके बाद वो अपने फार्म हाउस में चला जाता है एंजॉय करने के लिए, जहाँ पे भीमा जब उसे देखता है तो वो उससे बदला लेना चाहता
है। अगले दिन कोर्ट में आरुल अपना केस खुद लड़ता है, जहाँ नागराज का वकील उससे कहता है कि इस वीडियो में नागराज नहीं है, बल्कि उसका कोई डुप्लीकेट है और उसे डिफेम करने की कोशिश करी जा रही है। आरुल उससे कहता है कि उसके पास बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं दे सकता, क्योंकि इससे लड़कियों की बदनामी होगी और वो एक्सपोज हो जाएंगी। ये सुनकर कोर्ट आरुल को 1 महीने का टाइम देता है सबूत इकट्ठा करने के लिए, और आरुल कोर्ट की बात एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो जानता था कि नागराज बहुत जल्द मरने ही वाला है। इधर भीमा जब मौका देखता है तो वो नागराज को मारने के लिए जाता है, और तभी उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और पीटने लगते हैं, लेकिन भीमा एक एक करके सभी आदमियों को मारता है और उनकी हड्डियां तोड़ देता है। उसके बाद वो नागराज के पास जाता है उसे जान से मारने के लिए, और वो देखता है कि वो अपने वॉशरूम में छुपा हुआ है। नागराज जब उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि वो बदला लेने आया है। नागराज उसके सामने हाथ जोड़ता है और उससे कहता है कि वो उसे माफ कर दे। वो उससे कहता है कि उसकी बेटी भी उसके पास मदद मांगने आई थी, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं करी और बल्कि उसका फायदा उठाया। ये कह के वो उसे बुरी तरह स्टैब करता है, जिससे नागराज की मौत हो जाती है। और उसके बाद भीमा वापस अपने गाँव चला जाता है, जहाँ उसकी बेटी को मरे हुए 1 साल हो गए थे, और उसके पिता ने घर में एक पूजा रखी हुई थी। उस पूजा में जाके वो अपनी बेटी के सोने की चेन वहां पर रखता है, और ये देखकर उसका पिता समझ जाता है कि वो कातिलों से बदला लेकर आ रहा है। जब वो बाहर आता है तो आरुल उनसे मिलने आता है और उनसे कहता है कि उन्होंने जो भी किया वो बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि गुनहगारों को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। भीमा उससे कहता है कि कभी ना कभी सच जरूर पता लग जाएगा और वो सलाखों के पीछे होगा, लेकिन अब क्राइम करने वाले डरेंगे और सोचेंगे कि उन्हें क्राइम करना चाहिए या नहीं। वो आरुल से ये भी कहता है कि उसने आने वाले फ्यूचर के लिए ऐसा किया है, ताकि आगे आने वाले बच्चे सलामत रहें और उनके साथ कोई गलत ना कर सके। आरुल सुन के मुस्कुराता है और उसके हाथ जोड़ता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।